वेलकम दोस्तों, माय नेम इज शिवम एंड यू वाचिंग योर ओन चैनल शिवम एसके क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8th क्लास के साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेल्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। हिंदी में बोलूं तो कोशिका की संरचना और उसके कार्य। हम इस चैप्टर में हर एक चीज़ को समझेंगे जो कि 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा कंडक्ट की गई है, बनाई गई है। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि बेसिक तौर पर सेल्स स्ट्रक्चर होता क्या है, सेल्स के फंक्शंस क्या है और सेल्स कैसे कैसे काम करती है। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक या इस चैप्टर में 8th क्लास के 8th चैप्टर में साइंस के हम किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो इस कैटेगरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल। कोशिका होती क्या है, कोशिका बोलते किसे हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज कैसे हुई या कोशिका की खोज किसने की। इसी साथ साथ हम पढ़ेंगे इतिहास, कोशिका का इतिहास क्या है। साथ ही साथ हम जानेंगे टाइप ऑफ सेल्स, कोशिका के प्रकार क्या है, यूनिसेलुलर सेल्स क्या होती है और मल्टी सेलुलर सेल्स की कैटेगरी को भी हम समझेंगे। ब्लड होता क्या है और ब्लड कितने हिस्सों से मिलकर बना हमारे खून के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त या फिर ब्लड फ्लो करता है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इस चैप्टर में आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम जानेंगे शेप्स, आकृतियाँ कैसे होती है सेल्स की, और टिश्यूज़ क्या क्या होते हैं, यानी कोशिका और टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ पार्ट ऑफ सेल्स यानी मानव शरीर, पार्ट ऑफ सेल्स यानी सेल्स के भी पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है और एक एक करके हम इस चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे कि आपको बताया चैप्टर का नाम है 8th सेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। हम इसमें मेनली कोशिकाओं के बारे में बात करने वाले हैं, सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो शब्द आता है वो यही उठता है कि सेल होती क्या है, यानी सेल्स बोलते किन्हें हैं, कोशिका किन्हें बोलते हैं या कोशिका होती क्या है। तो देखते हैं, सेल शब्द जब भी आता है, जैसे हिंदी में हम कोशिका कहते हैं, तो हमेशा एक बात बच्चे को दिमाग में रहनी चाहिए कि हर एक लिविंग, जितने भी इस धरती पर लिविंग बींग्स है, फिर चाहे वो स्मॉल इंसेक्ट ही क्यों नहीं है या फिर बड़े हमारे जैसे प्राणी या बड़े एनिमल्स, चाहे वो हाथी है या फिर बड़ा डायनासोर है, इस धरती पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी को या उन सभी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है यानी सबसे छोटी इकाई जिनसे उनका पूरा शरीर डेवलप हुआ, यानी मैं आपके सामने एक ह्यूमन का हूँ। अगर आप मेरा स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर देखने पे आपको पता लगता है कि मेरी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं किससे बनी हुई है, छोटे छोटे। मेरी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स होंगे, ऐसे हर एक लिविंग बींग्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं और उन्हीं ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो टिश्यूज से होता है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम को करते हैं और वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है वो टिश्यूज कहलाते हैं। तो सेल्स क्या होते हैं, तो सेल्स स्मॉल यूनिट होती है। सेल की अगर मैं बात करूं तो हर एक लिविंग बींग्स कई सारे हम बोल सकते हैं बॉडी ऑर्गन से डेवलप होता है। अगर मैं ह्यूमन का ही एग्जांपल ले लूं तो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, कई सारी बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे हमारे आँख, कान, नाक, ऐसे ही ये सारे जो होते हैं ये टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम उत्तक कहते हैं। अब उत्तक क्या है, तो उत्तक और कुछ नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है उत्तक? ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर बॉडी के हिस्से में काम करती है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज के नाम से जानते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज कहलाते हैं या टिश्यू कहलाते हैं। अगर हम बात करें टिश्यूज या ग्रुप ऑफ सेल्स उत्तक की, तो ग्रुप ऑफ सेल उत्तक में कई सारे यानी सेल्स से मिलकर बना होता है। और सेल अगर हम घूम फिर के आए तो हमारे चैप्टर का नाम ही सेल है, यानी हम इस चैप्टर में यही जानने वाले हैं। ये केवल ह्यूमन के साथ नहीं होता, हर एक लिविंग बीइंग में यही प्रोसेस होता है। यानी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारी बॉडी की सबसे हम बोल सकते हैं स्मॉल यूनिट होती है, सबसे स्मॉल यूनिट ऑफ आवर बॉडी क्या होती है, वही हमारी सेल होती है। यानी स्मॉल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द सेल, कोशिका। हमारे मानव शरीर हर एक लिविंग बींग्स की जीवन की मौलिक इकाई बोल लो या फिर सबसे छोटी इकाई बोल लो, वो हमारी कोशिका कहलाती है। सेल
होती क्या है, ये बात हमने अच्छे से समझ ली है। अब इसी कैटेगरी में आगे बढ़े तो हमारे को पता लगता है कि सेल्स जो होती है, सबसे छोटी इकाई होने के बावजूद भी इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को करते हैं। यानी सेल्स से डेवलप होते हैं टिश्यूज जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन ये ग्रुप ऑफ सेल्स एक पर्टिकुलर काम को करने वाले ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यूज यानी उत्तक कहते हैं। जो एक ऐसी कोशिकाएं जो एक निश्चित काम को करे, ऐसी कोशिकाओं के समूह को ही हम उत्तक के नाम से जानते हैं। कई सारे जब कोशिकाएं एक जैसे काम को करती है तो उन्हें बॉडी ऑर्गन्स के रूप में डेवलप करती है। यानी थाउजेंड ऑफ टिश्यूज मिलकर क्या डेवलप करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। और कई सारे बॉडी ऑर्गन्स जो डेवलप होते हैं उनसे एक लिविंग बींग्स यानी हमारे जैसा, तुम्हारे जैसा और हम सब जैसा एक मानव डेवलप होता है। केवल मानव ही नहीं, इवन जो भी इस धरती पर लिविंग है। अच्छा, आप सबको मुझे बताना है कि हमारी बॉडी में जैसे ह्यूमन तो एक लिविंग बींग है, लेकिन क्या प्लांट्स जो होते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है, प्लांट्स जो होते हैं क्या वो भी लिविंग बीइंग्स हैं? प्लांट्स लिविंग्स होते हैं या नहीं होते, नॉन लिविंग्स है, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स अगर हम बात करें तो प्लांट्स वाकई में लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग्स होते हैं प्लांट्स। और अगर हम प्लांट्स के बारे में देखें तो प्लांट्स का भी जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, यानी एक पौधे का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो भी किस आधार पर बना होता है, इसी तरह से बना हुआ होता है। यानी प्लांट्स हालांकि ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, हमें पता है प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। वहीं पर ह्यूमन बीइंग्स या फिर हमारी तरह जो प्लांट्स पर अपनी लाइफ को डिपेंड कर रखा है जिन्होंने, वो सारे हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक्स। अच्छा, ये बात बच्चे को हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि ऑटोट्रॉफिक्स को हम स्वयंपोषी बोलते हैं, जो अपना भोजन खुद डेवलप करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही प्लांट, जिसे हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं, प्लांट अपना फूड ऑक्यूपाई करते हैं, फूड डेवलप करते हैं। वेयर एज उन्हीं फूड को इस्तेमाल करके ह्यूमन अपने आप को जिंदा रखता है या फिर अपने जैसे कई सारे जीव जंतुओं को खाकर, मांस खाकर अपने आप को जीवित रखता है। तो ऐसे प्राणियों को हेटेरोट्रॉफ्स या फिर हम बोल सकते हैं विषमपोषी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्लियर किया कि सेल्स होती क्या है या कोशिका किसे बोलते हैं। अब इसी कैटेगरी में आपको एक बार समझ आ जाना चाहिए। अगर जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो एक बार दोबारा से वीडियो को बैक करके चेक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इसे मिटा देता हूं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। जब भी बात आएगी कोशिका की, सेल किसने खोज की इस धरती पर, किसको ये पहली बार सबसे पहले पता लगा होगा कि किसी भी लिविंग बीइंग्स या इस धरती पर जितने भी जीवित है, फिर चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो कुछ भी है, प्लांट्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। ये किसको पता या कैसे पता लगा होगा? तो ये बात सबसे पहले 17वीं सेंचुरी, 17वीं सदी में अगर हम बात करें 6 डेकेड के दौरान, यानी सेल का जो डिस्कवरी है वो माना जाता है 2 स्तर पे हम पढ़ेंगे सेल्स की डिस्कवरी को। क्यों पढ़ेंगे 2 स्तर पे? ताकि हमारे को अच्छे से क्लियर हो ये बात। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें डेड सेल की, तो इस धरती पे सबसे पहले डेड सेल को ही डेवलप किया गया था। डेड सेल को ही इस धरती पे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और वो साल था 17वीं सेंचुरी में, 6 डेकेड यानी साल था 1665, 1665। और जिस भी व्यक्ति ने डेवलप किया उसे बोलते थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। यानी रॉबर्ट हुक द्वारा सेल्स को डेवलप किया गया था। लेकिन जो उनके द्वारा सेल डेवलप की थी, दिस वाज द डेड सेल। वो क्या थी? मृत कोशिका थी। अच्छा, वो कोशिका थी किस चीज की? तो वो कॉर्क की कोशिका थी। किसकी थी? कॉर्क सेल थी वो। अब कई बच्चों को दिमाग में आएगा कॉर्क सेल क्या होती है? तो प्लांट के वो हिस्सा, हमने अक्सर देखा होगा शैंपेन जैसी बोतलों में एक लकड़ी का टुकड़ा होता है एज अ ढक्कन, एज अ लिड। वो जो ढक्कन होता है वो कॉर्क का होता है, यानी लकड़ी की छाल बोल सकते हैं हम, जो हार्ड होती है और रफ होती है थोड़ी सी। यस, इसी सेल को डेवलप किया था साल 1665। इससे पहले इस धरती में एक किसी को भी नहीं पता था कि हर एक लिविंग बीइंग की बॉडी एक छोटी स्मॉल यूनिट से बनी होती है, जिसे हम सेल कहते हैं। और ये गलतफहमी इस धरती में दूर किसने की या इस जानकारी को किसने साझा किया सबसे पहले? तो वो थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड सेल को डेवलप किया था 1665। और ये डेड सेल तुम्हारी कॉर्क की सेल थी। वहीं पर 9 साल, ठीक 9 साल के बाद, जिनका नाम, अगर हम बात करें लिविंग सेल की, तो अगर बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, तो लिविंग सेल में
हालांकि सबसे पहले डेड सेल डेवलप हुई, लेकिन लिविंग सेल की बात करो तो 9 साल बाद, 1665 के 9 साल बाद 1674 में, साल 1674, और ये वही साल था जब सेल का एक और हिस्सा और जो लिविंग था, क्या था, लिविंग सेल को डेवलप किया था और ल्यूवेनहॉक ने किया था। क्या नाम था, ल्यूवेनहॉक ने। तो ल्यूवेनहॉक वही बंदे थे जिन्होंने डेड सेल का डेवलपमेंट किया था, जो कि दुनिया को पहली बार पता लगा कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर यानी एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, उनका पूरा शरीर किस पर बना हुआ है, उनका पूरा शरीर जो डेवलप हुआ है या बना हुआ है वो हम बोल सकते हैं छोटी यूनिट सेल से बना हुआ है। तो ये तो इतिहास था, हिस्ट्री ऑफ सेल। इसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है, हालांकि ये 8th लेवल के बच्चों के लिए नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि लिविंग सेल्स के बारे में हुआ था। लेकिन क्या ये बात बच्चों को पता हो है कि जो हमारी ह्यूमंस की सेल्स होती है, हर एक बॉडी के ऑर्गन्स का एक टाइम होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी के सेल्स या प्रिंसिपल ऑफ सेल यानी कोशिका का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत जो हमारे यहाँ था वो किस द्वारा दिया गया था? वो स्लाइडेन स्वान द्वारा दिया गया था। स्लाइडेन और स्वान, तो ये दो व्यक्ति थे। तो स्लाइडेन एंड स्वान वही व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सेल दिया, जिन्होंने ये बताया कि मानव शरीर की जो कोशिका होती है या किसी भी लिविंग बींग्स के अंदर जो सेल होती है वो एक सेल मरने के बाद अपनी जैसी सेल को ऑटोमेटिक डेवलप कर देती है। सेल ही पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, यानी एक ह्यूमन, एक एनिमल, एक प्लांट, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल ही होता है। एक पूरी बॉडी मानव की सेल से ही डेवलप होती है। ये सारी बातें बताई थी। इस कैटेगरी में अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हमने सेल का इतिहास जाना, सेल के बारे में जाना। अब हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ सेल के बाद, डिस्कवरी ऑफ सेल के बाद अब हिस्ट्री ऑफ सेल। इतिहास क्या है सेल का, यानी इतिहास क्या है? तो मैंने इतिहास के साथ साथ डिस्कवरी भी बता दी कि सबसे पहली सेल डेड सेल थी, फिर उसके बाद लिविंग सेल जो कि ल्यूवेनहॉक द्वारा डेवलप की गई, और प्रिंसिपल ऑफ सेल दिया है हमारा स्लाइडेन स्वान नाम के दो अलग अलग प्रकार के सेल, यानी जिन्होंने कोशिकाओं के बारे में स्टडी की या जो ज्ञान प्राप्त किया। इसी कैटेगरी में इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं टाइप ऑफ सेल क्या होती है, यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। यानी सेल के भी दो टाइप्स होते हैं। मैंने बताया लिविंग बींग्स में सेल लिविंग बींग्स में होती है। सेल किस में होती है? लिविंग बींग्स में, लिविंग। और जो लिविंग बींग्स में हमारे मानव शरीर में सेल्स होती है ये दो प्रकार की होती है, यानी ह्यूमन बॉडी के साथ साथ इस धरती पे जितने जीव है वो दो स्तर के होते हैं। एक वो जिनकी बॉडी में एक कोशिका होती है, यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल लो या यूनिसेलुलर सेल्स या ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। और वहीं पर कई लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जिनकी लाखों सेल से डेवलप होते हैं शरीर, जिसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में छोटा सा अंतर होता है। यूनिसेलुलर ऐसे जीव होते हैं या ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जिनकी पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना हुआ होता है, यानी इनकी एक यही कोशिका इगेशन, इंगेशन, डाइजेशन और इवन फूड को डेवलप करना, बाहर वेस्ट को निकालना और इवन अपने फूड के लिए प्रक्रिया करना या प्रोसेस करना एक कोशिका द्वारा किया जाता है। यानी यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ करती है, यानी डाइजेशन भी करेगी, फूड को डेवलप भी करेगी, फूड को बाहर भी निकालेगी और इवन इगेशन बोलते हैं जिसे हम, और ये सारा काम जब एक सेल द्वारा होता है तो ऐसे जीवों को या ऐसे लिविंग बींग्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो एग्जांपल है उसमें अमीबा आ जाता है, उसमें हमारा पैरामीशियम्स आ जाता है, और इसी के साथ साथ हमारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे को अच्छे से समझने चाहिए, हमारे को पता होने चाहिए। वहीं पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम आप जैसे जीव
यानी ह्यूमंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एनिमल्स का एग्जाम्पल्स, इवन प्लांट्स भी थाउजेंड ऑफ सेल से डेवलप होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी लाखों कोशिकाओं की से बनी हुई होती है और हर एक कोशिका का एक निश्चित काम होता है। यहाँ पर एक कोशिका एक पर्टिकुलर काम को नहीं करती है, यहाँ पर हर एक कोशिका का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है। जैसे अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन बॉडी में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, हैंड के अंदर जो यूज़ होने वाली है, हमारे हाथ का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो मांसपेशियां हैं, हमारी मसल्स है, ये अलग सेल से बनी हुई है। आइज़, हमारी नोज़, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और इवन हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं इवन हमारा माइंड, ये सारे अलग अलग डेवलपमेंट से या अलग अलग सेल के स्ट्रक्चर से डेवलप हुआ है। इन्हें अलग अलग कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इन्हें हम बहुकोशिकीय बोलते हैं जीव, बहुकोशिकीय जीव, और इसे हम बोलते हैं एकल कोशिकीय जीव। तो ये बात भी बच्चों को आनी चाहिए या पता होनी चाहिए कि एकल कोशिका जीव क्या होता है और बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। कई बच्चा ये समझ नहीं पाता है। तो एकल कोशिका जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें तो जैसे प्लांट इसके एग्जाम्पल हो गया, 1 2, ह्यूमंस इसका एग्जाम्पल हो गया क्योंकि ह्यूमंस भी हजारों लाखों सेल से डेवलप होता है, और एनिमल्स भी इसके एग्जाम्पल हो गए। वहीं पर अगर हम बात करें यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका जीव की, तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे एकल कोशिका जीव के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो होप सो आपको अभी तक ये समझ आया होगा कि सेल क्या होती है, हमारी कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई, हिस्ट्री क्या रही है, प्रिंसिपल किसने दिया, टाइप ऑफ सेल यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन सा ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये बात भी हम कंपेयर कर लेते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे जीव जिनकी हजारों कोशिकाओं से मानव शरीर या किसी प्रकार का शरीर विकास हुआ है, उनका जीवन, वो जीव ज़्यादा बेहतर काम करते हैं कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जो वेल डेवलप नहीं होती है, जिनके अंदर साइटोप्लाज्मा, जिनके अंदर न्यूक्लियस, जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन्स जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, वो वेल स्ट्रक्चर नहीं होती है और अनवेल्ड होती है। इसी वजह से इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हम पढ़ ही रहे हैं इस चैप्टर में, सेल्स का स्ट्रक्चर वो प्रॉपर ना होने के कारण बॉडी स्ट्रक्चर भी इनका परफेक्ट नहीं होता। अगर हम बात करें अमीबा कुछ इस प्रकार से दिखने वाला एक कुछ सेल होता है, तो इसका कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं होता है, जबकि ह्यूमंस, एनिमल्स जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी एक बनावट होती है। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, क्योंकि इनकी हर एक सेल अलग काम करती है और हर एक सेल अलग काम करती है, इसलिए इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग तरीके से होता है। अच्छा, यूनिसेलुलर सेल्स जो होती है उनका डेवलपमेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि अनवेल्ड स्ट्रक्चर होता है या अनडेवलप्ड सेल्स होती है। वहीं पर मल्टी सेलुलर जो डेवलप होती है सेल्स या ह्यूमंस बॉडी के अंदर हमारी जो सेल्स होती है वो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ना होकर यूकैरियोटिक सेल्स होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की यही कमी है, यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप सेल्स होती है और इनका फिर माइट्रोप्लाज्मा बोल लो, साइटोप्लाज्मा सॉरी, और हम बोल सकते हैं इसका न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन्स प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ये बात बच्चों को पता होनी चाहिए कि प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स किन्हें बोलते हैं। अच्छा, इस कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे ब्लड क्या होता है, खून। क्योंकि हमारे को पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर और इवन एनिमल्स के अंदर खून बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म है वो ब्लड ही होती है। ब्लड होता क्या है, मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ, एक बार फटाफट से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर हम देखें ब्लड होता क्या है, ब्लड किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर समझते हैं ब्लड को। ब्लड यानी रक्त, खून, और ब्लड हमारी बॉडी के अंदर हम जानेंगे कि ब्लड कैसे काम करता है या ब्लड का काम क्या है। तो ब्लड 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है। तो इसमें ब्लड का जो सबसे पहला पार्ट होता है ये होता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी, जिसे हम लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं। दूसरा होता है WBC, हिंदी में इसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स, तो ये 3 हिस्से मिलकर जिसे हम क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका,
और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो ये तीन ही मिलकर बॉडी का या ह्यूमन बॉडी में ब्लड बनाती है। अब काम क्या है इनका, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो ब्लड होता है ये कई सारे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बोल लो या फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को कैरी करता है, फूड एनर्जी को कैरी करता है, अलग अलग काम करता है। लेकिन इसके जो तीन पार्ट है आरबीसी, डब्ल्यूसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसके क्या काम है तो इसको समझते हैं एक एक करके। आरबीसी हमने अक्सर देखा है हमारा ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो दिखने में रेड होता है, लाल। वो लाल क्यों होता है, किसी बच्चे को ये बात पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लाल रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल्स और हमारा प्लेटलेट्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उसका काम होता है क्या करना, हमारी बॉडी के अंदर बॉडी का आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी से डीऑक्साइड जो ब्लड होता है उसे ब्लड द्वारा ही कहाँ पर हमारे लंग्स तक लाया जाता है हार्ट के माध्यम से, ठीक है ना, ये काम होता है। लेकिन आरबीसी का एक और काम होता है, आरबीसी लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन बोलते हैं या होमोग्लोबिन बोलते हैं। तो होमोग्लोबिन का काम क्या है, होमोग्लोबिन का काम होता है अगर हम बात करें क्या काम है इसका, तो इसका काम मुख्य रूप से यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर, इट इज, हम बोल सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर रेड ब्लड यानी रेड कलर। हमारी बॉडी का जो खून लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, जिसे होमोग्लोबिन भी बोलते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के खून के लिए। और भी काम करते हैं आरबीसी, जैसे मैंने बताया ऑक्सीडाइन जो ब्लड होता है उसे पूरी बॉडी तक ले जाना, और डीऑक्साइड जो ब्लड होता है उसे कैरी आउट करना फ्रॉम द लंग्स, ये काम आरबीसी का है। वहीं पर बात करें डब्ल्यूबीसी, हमारी बॉडी के अंदर कई सारे बैक्टीरिया खाने खाते टाइम या कई प्रक्रियाओं के दौरान, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दौरान हमारे बॉडी के अंदर कई सारे हार्मफुल सब्सटेंस घुस जाते हैं, बैक्टीरिया जिन्हें हम आंखों से देख तो नहीं सकते हैं लेकिन हाँ वो हमारी बॉडी को काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को, प्रोटेक्ट फ्रॉम दी बैक्टीरियाज, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस, यानी एचएस, हार्मफुल सब्सटेंस से बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड का कौन सा पार्ट होता है, वाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स का काम होता है, ये तो बहुत कॉमन है कि कई बार हमारे चोट लग जाए, हाथ में खून निकलने लग जाए, तो कुछ 1-2 मिनट के बाद हमारी बॉडी में अचानक से कुछ खून के जो हिस्सा होता है, जो खून निकला हुआ होता है वो जम जाता है उस जगह, जिसके कारण बाकी खून जो होता है कटे हुए जगह स्थान से नहीं निकलता है, प्लेस से नहीं निकलता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक और पार्ट होता है प्लेटलेट्स, और यही वो पार्ट होता है अगर हम बात करें जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉथिंग के लिए, यानी खून का थक्का बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें ब्लड क्लॉथिंग, क्लॉथ करना, वो हमारी बॉडी में कौन सा हिस्सा करता है, प्लेटलेट्स को, हमारी बॉडी में नहीं, ब्लड का कौन सा हिस्सा करता है, प्लेटलेट्स करता है। तो ये बॉडी के खून में अगर कट जाने पर जो खून जाम हो जाता है या बॉडी के कटे हुए हिस्से में खून जम जाता है, सूख जाता है, वो किसके कारण होता है, ब्लड के प्लेटलेट्स के हिस्से के कारण होता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसमें ब्लड के बारे में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में समझा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे शेप ऑफ सेल्स। अगर हम बात करें, एक बार ये देख लीजिए और बात करते हैं शेप ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की शेप्स कैसी होती है। तो एक बार मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ कि शेप ऑफ सेल्स होती क्या है या कोशिकाओं की संरचना कैसे होती है। तो यहाँ पर देखो कि हमारी ह्यूमंस बॉडी में ही नहीं अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो अमीबा में अलग प्रकार की एनिमल सेल्स कुछ इस प्रकार से दिखती है जो कि हमारी रेक्टेंगुलर टाइप की शेप जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें प्लांट सेल्स जो कि हमारी स्फेरिकल टाइप की शेप्स होती है और अलग अलग इनके पार्ट्स होते हैं। तो शेप ऑफ सेल्स या साइज ऑफ सेल्स की बात करें, दोनों इसी में ले लेते हैं हम। शेप के साथ साथ हम बात करते हैं थोड़ा सा साइज की भी। तो इस धरती पे जो सबसे छोटी सेल है वो 0.5 से 0.2 से 0.5 नैनोमीटर की मानी जाती है, और वो मानी जाती है एक बर्ड की हमिंग बर्ड, उसकी छोटी सेल मानी जाती है। आई थिंक शायद मैं ठीक हूँ। और सेकेंड सेल जो होती है, जो इस धरती पे सबसे बड़ी सेल मानी जाती है, वो मानी जाती है 5 सेंटीमीटर से लेकर 6 सेंटीमीटर का।
और वो मानी जाती है ऑस्ट्रिच की, जिसे हम शतुरमुर्ग का अंडा बोलते हैं। एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो होता है उसकी सेल मानी जाती है सबसे बड़ी, यानी सबसे छोटी सेल का जो साइज़ है इस धरती पर वो 0.2 से 0.5 नैनोमीटर तक का है। और सबसे बड़े जो सेल का साइज़ बोला वो ऑस्ट्रिच का एग है, शतुरमुर्ग का अंडा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो कि 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर के अराउंड मानी जाती है। सेल एक ऐसा ऑर्गन्स है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, ना इसकी पर्टिकुलर क्या होती है, शेप होती है। क्योंकि अगर मैं मसल सेल्स की बात करूं तो यहां पर देखिए, तो हमारी मसल सेल्स कुछ इस प्रकार से दिखती है। अगर हम देखें तो ये हमारी मसल सेल्स का एक रूप है। वहीं पर अगर मैं बात करूं मांसपेशियों में, कुछ सेल्स, ब्लड सेल्स हमारी गोल दिखती है, जिनमें हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, ये हमारी ब्लड सेल्स का एक एग्जांपल हो गया। ह्यूमन सेल्स का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है हमारा, जिसमें हमारा सबसे पहली वॉल आ जाती है या फिर उसका रूप आ जाता है बाहरी, उसके अंदर फिर अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं, उसके अंदर हमारा केंद्रक आ जाता है और फिर साइटोप्लाज्मा के अंदर अलग अलग चीज़ें डेवलप होती है या अलग अलग चीज़ें होती है। ये मैं सिर्फ एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए कि शेप ऑफ सेल्स या साइज ऑफ सेल्स अलग अलग होते हैं। ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्रेन तक किसी भी मैसेज को, कोई भी एक्टिविटी का जो मैसेज होता है ब्रेन तक ले जाने का जो काम होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स काम करती है, जिसे हम यांत्रिक कोशिकाएं कहते हैं। यांत्रिक कोशिकाओं का काम क्या है, यानी शेप ऑफ सेल्स में अगर हम बात करें, नर्व सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल्स, इनकी कुछ आकृति ऐसे होती है, और ये फिर ऐसे ट्यूब से जुड़ी होती है और फिर आगे ऐसे होती है। तो ये हमारी नर्व सेल्स कहलाती है अगर हम देखें, जिसे हम यांत्रिक कोशिकाएं कहते हैं। काम क्या है इनका, ये जो मैंने बनाया, ये हमने शेप ऑफ सेल्स बनाई है और साइज ऑफ सेल्स मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही ज़्यादा सेल्स इतनी छोटी होती है क्योंकि लाखों सेल्स है हमारा मानव शरीर बना है, केवल मानव ही नहीं, एनिमल सेल्स बना है। इसी वजह से ये लाखों अलग अलग प्रकार की होती है और ये कुछ इस प्रकार से इनकी आकृति होती है, जहाँ पर मैंने मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, ह्यूमन सेल्स और इवन मैंने बात की नर्व सेल्स की। नर्व सेल्स का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को डिलीवर करना। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने कुछ सोचा, तो मेरे दिमाग में जो ये सोचने की अभिक्रिया हुई और वापस एक्टिविटी हुई, ये सारा काम नर्व सेल्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है और हमारी नर्व स्पाइनल कॉर्ड के साथ सीधा ब्रेन से कनेक्ट होती है। क्योंकि नर्व सेल्स के 2 पार्ट होते हैं, इसे हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं, जो कि एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और एक होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी के जो बाकी पार्ट है, हमारी रीढ़ की हड्डी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लिंक होता है और बाकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक फैला है। यानी सारी सेल्स, नर्व सेल्स एक दूसरे को लिंक है, जैसे यहाँ से ये है, फिर यहाँ से यही हिस्सा कनेक्ट है और जब कोई मैसेज डिलीवर करना होता है तो ऐसे ही ये मैसेजों को, कैसे हम बोल सकते हैं, मैसेजों को इसी प्रकार से मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के थ्रू मैसेज को डिलीवर करती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डायरेक्ट जो मैसेज होता है वो ब्रेन को भेजता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है, जो हमारे यहाँ पर बैक साइड होता है स्पाइनल कॉर्ड माइंड को भेजता है और माइंड उसका एक्शन का रिएक्शन या उसके बारे में तुरंत जवाब देता है और वापस उसी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू वापस एक्शन का रिएक्शन किया जाता है। तो एक पूरा प्रोसेस बहुत ही तेज होता है, इतना फास्ट, जैसे मैंने बताया, हो सकता है ये बहुत तेज़ी से, बहुत दिखने में ऐसा या सुनने में ऐसा लग रहा हो बहुत स्लो होता है, लेकिन ये तुरंत होता है, तुरंत कुछ सेकंड के भी कुछ पार्ट्स के अंदर हो जाता है ये। तो शेप ऑफ सेल्स हमने पढ़ा, साइज कौन सा होता है सेल्स का, कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेल्स के। अब हम बात करते हैं टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यूज़ तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, एक बार इसे मिटा देते हैं। टिश्यूज़ किन्हें बोलते हैं, तो याद रखना गाइज, जिन्हें हम उत्तक कहते हैं। और उत्तक होते क्या हैं, कई बच्चों का क्वेश्चन होता है, बड़ा डाउट होता है कि सेल, और कई बच्चे बोलते हैं टिश्यू और सेल एक ही होते हैं। नहीं, माना टिश्यू देखो ग्रुप ऑफ सेल है, जबकि सेल एक इंडिविजुअल पार्ट है जो कि स्मॉल यूनिट है, जिससे हमारा पूरा मानव शरीर बना है। मानव ही नहीं, एक लिविंग शरीर बनता है। टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। अगर मैं डेफिनेशन दूं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स
लेकिन ये कौन सा ग्रुप ऑफ सेल होते हैं? ऑफ सेम, ये ग्रुप ऑफ सेल है ऑफ द सेम टाइप ऑफ, सेम प्रकार के, सेम टाइप ऑफ सेल, यानी ऐसे समूह सेल के, कोशिकाओं के ऐसे समूह जो एक प्रकार की सेल का हो, ठीक है ना, दैट इज सेम टाइप ऑफ, हम बोल सकते हैं दैट इज सेम टाइप ऑफ सेल, जो क्या है, सेम टाइप के सेल है। और ये क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर काम करते हैं, और ये पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है यही टिश्यू यानी ऊतक कहलाता है। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब टिश्यूज के बारे में बात कर ली है, अब आते हैं हम पार्ट ऑफ सेल्स कि एक सेल जो सबसे छोटी, इवन दिखती भी नहीं है, इतना छोटा साइज होता है, इसके भी क्या पार्ट होते हैं? तो यस, इसके भी पार्ट होते हैं। जिस बच्चे को टिश्यू समझ आ गया वो एक बार देख सकता है, बाकी मैं एक बार मिटा देता हूं। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक, और इसके बाद मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म होगा। तो बात करते हैं अब हम पार्ट्स ऑफ सेल्स की। तो पार्ट्स ऑफ सेल्स की बात करें तो हम यहां पर लिख देते हैं पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल होता क्या है, या पार्ट ऑफ सेल किसे बोलते हैं, यानी कोशिकाओं के प्रकार। पार्ट ऑफ सेल्स क्या है तो समझते हैं गाइस। देखिए हमारी सेल जो है, ह्यूमन सेल, मैं क्योंकि मानव शरीर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में जो सेल है वो ह्यूमन और प्लांट के बारे में बात कर रहा है, तो हम कंपैरिजन करेंगे ह्यूमन सेल के पार्ट्स की वर्सेस प्लांट सेल्स के बारे में। यानी हम बात करेंगे मानव कोशिका और जंतु या पादप कोशिका के बारे में। पादप बोले तो जो हमारा आता है पौधे की कोशिका। तो ह्यूमन सेल 3 हिस्सों से मिलकर बनी हुई होती है। पहला हिस्सा होता है, अगर हम कोशिका की शेप की बात करें या कोशिका को देखें तो कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने आपका स्ट्रक्चर बनाया है, तो सबसे बाहरी जो परत होती है इसकी, सेल्स जो होती है, आपकी 8th क्लास की बुक में आप देख सकते हैं, उसका डायग्राम कुछ ऐसे है। ये आपस में लिंक आउट होती है और इनके अंदर लिक्विड फॉर्म होती है। तो आपस का जो लिक्विड फॉर्म है, ये आपस में, ये इनका साइटोप्लाज्मा और ये इनका लिक्विड फॉर्म, यह आपका जुड़ा हुआ होता है। देख सकते हैं आपके डायग्राम में बना हुआ है 8th क्लास के बच्चे आराम से। तो इस प्रकार का जो होता है, यानी सबसे इस प्रकार की है जो सबसे, एक सेल को उठा ले, एक सेल को अगर मैं उठा लूं तो इस सेल का कुछ बनावट इस तरह से दिखेगी जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, यही हिस्सा हमारा कहलाता है सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इसे हम प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है साथ ही साथ पढ़ लेते हैं। ये पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स प्लांट सेल में भी पाई जाती है, और दोनों का काम ये है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी हमने यूज़ किया या जो भी प्रक्रियाएं होती है, कौन सा सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा, यह डिसीजन सेल मेम्ब्रेन्स का होगा। ये एक चौकीदार की तरह काम करती है कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी सेल के अंदर, यह डिसीजन सेल मेम्ब्रेन्स का होता है। यानी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल होती है, किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी परत बोल सकते हैं हम। दोनों में पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है, इसका भी पहला पार्ट है। फिर हम बात करते हैं दूसरा, जो कि हमारा कहलाता है न्यूक्लियस, जो हमने यहां पर दिया हुआ है। न्यूक्लियस, ये लिखा हुआ है न्यूक्लियस, इसका काम क्या है? तो इसे हम केंद्रक बोलते हैं, ये बीच का हिस्सा। अगर हम बात करें ये वाला हिस्सा, तो ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस हम बोल सकते हैं कि इंटर मेम्ब्रेन्स के द्वारा बना हुआ होता है, और इसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और इसी न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं बात करूं, बच्चों को ये बात कर पता होनी चाहिए कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए के लिए। हमारी ह्यूमन बॉडी का जो डीएनए होता है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, वो कहाँ पर होता है? वो हमारे सेल के न्यूक्लियस वाले पार्ट, यानी केंद्रक वाले हिस्से में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। और तीसरा, न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कि कहलाती है, हमारी बॉडी की ह्यूमन सेल जो होती है ना, उसकी एक ही परत होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन्स के तुरंत बाद एक दूसरी लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति।
जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। फिर न्यूक्लियस आता है इसमें भी, और न्यूक्लियस के बाद जो तीसरा पॉइंट है यानी तीसरा हिस्सा जिससे पूरी सेल डेवलप हुई वो आता है आपका साइटोप्लाज्मा। क्या आता है? साइटोप्लाज्मा। काम क्या है साइटोप्लाज्मा? तो याद रखना बच्चों, साइटोप्लाज्मा दोनों में होता है, इसमें भी होता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इसका ना कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है 8th स्टैंडर्ड में, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। साइटोप्लाज्मा के अंदर कई सारे हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन्स होती है, और साइटोप्लाज्मा में कई सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस कहलाता है। जो भी हम खाना खाते हैं सेल में कौन सा हिस्सा होता है जहाँ पर वो फूड की पावर ADP यानी ATP जिसे हम बोलते हैं उसमें कन्वर्ट होती है, तो वो साइटोप्लाज्मा के ही एक हिस्से जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर स्टोर एनर्जी होती है। ऐसे ही ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है साइटोप्लाज्मा में। इसी के साथ साथ गोल्जिकाए होते हैं कई सारे, इसी के साथ साथ राइबोसोम, लाइसोसोम, इस प्रकार के कई सारे और ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इस प्रकार से हम सेल, पार्ट ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि कोशिका क्या होती है और कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोई भी वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस प्रकार से ही आपका चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।